Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today in the newspaper session, we will be covering the newspaper for 6th of June 2024. So here we are talking about the coalition governments. Will the reforms be slowed down? तो पास्ट गवर्नमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, जैसे पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवे गौंडा, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने क्या मेजर पॉलिसीज लेके आए? कांग्रेस लेड अलायंस था, जैसे कि अभी बीजेपी लेड अलायंस आया है। तो पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेके 1996 के बीच में क्या क्या चीजें उन्होंने की, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक्स जो है दे गॉट द फ्रीडम टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट्स, इंडस्ट्रीज वर अलाउड टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, लिबरलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे थे। रुपी जो है इट वाज मेड प्रैक्टिकली कन्वर्टेबल, फेमा was replaced by फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसके अलावा इंडस्ट्रीज की जो लाइसेंसिंग थी और रजिस्ट्रेशन थी उनको कुछ सेक्टर से बेयर कर दिया था, रिमूव कर दिया था। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर वाज डाउन फ्रॉम 17 टू 3। तो 17 टू 3 आ गया था पब्लिक सेक्टर में रिजर्व इंडस्ट्रीज। इसके अलावा एच डी देवे गोंडा 1996 से लेके 1997 यूनाइटेड फ्रंट पार्टी थी। 30 से 40% के बीच में मैक्सिमम मार्जिनल आईटी रेट हो गया था फॉर इंडिविजुअल्स। आईटी रेट फॉर डोमेस्टिक फर्म्स 35 से 40%। एंड देन ड्यूटी जो है कस्टम ड्यूटी वो पीक पे चल रही थी। जो पीक कस्टम ड्यूटी है वो रिड्यूस हो गई थी 40% से लेके 50% तक। मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो फ्यूल प्राइसेस को डीरेगुलेट करने का इनिशिएटिव उन्होंने लिया 2004 से लेके 2009 के बीच में। सेवरल राइट बेस्ड रिफॉर्म्स जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि उसको इंट्रोड्यूस किया गया। वैट जो है उसको पैन इंडिया लेवल पे रोल आउट किया गया 2005 के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए 1998 से लेके 2004 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सड़क योजना को लॉन्च किया गया। एंड देन हमारा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, जिसके अंदर गवर्नमेंट की जो मोनोपोली थी, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट ओन करती थी उसको बेसिकली खत्म किया एंड जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको बढ़ाया उन्होंने। इसके अलावा कॉल टैरिफ जो थे उसमें भी बहुत हमने रिडक्शन देखा और क्वालिटी जो है कॉल की वो भी इम्प्रूव हुई। तो एफडीआई जो है प्राइवेट बैंकिंग के अंदर वो 49% तक बढ़ गई थी। एफआरबीएम एक्ट को लाया गया फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए। एंड ऑल्सो वैट दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स को स्टेट्स में कैसे रोल आउट किया जाए उसका रोड मैप बनाया। देन मनमोहन सिंह जी का जो सेकेंड टर्म था 2009 से लेके 2014, उसके बीच में अगर बात करते हैं तो आधार का जो कॉन्सेप्ट है उसको लाया गया, फाइनलाइज किया गया और रोल आउट भी किया गया। 51% एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल सब्जेक्ट्स, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कि हम वेलफेयर फंड्स ट्रांसफर करते हैं वल्नरेबल सेक्शन के अकाउंट बैंक्स के अंदर, उसको इनिशिएट किया गया, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी यूज किया जाता है। इसके अलावा जीएसटी की फाउंडेशन उनके ही सेकेंड टर्म में रखी गई थी। तो ये कुछ मेजर हम देख सकते हैं रिफॉर्म्स जो लेके आए गए बाय बाय डिफरेंट अलायंस पार्टीज, बाय डिफरेंट यूनाइटेड फ्रंट पार्टीज। तो ये नहीं कह सकते हम कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म्स में स्लोली मूव करेगी फॉरवर्ड। देन नेक्स्ट इज स्पेशल स्टेटस टू बिहार आंध्रा दैट में एड द फिस्कल बर्डन ऑन द सेंट्रल। तो यहाँ पे हमने देखा एनडीए का अलायंस हुआ है बाय टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी एंड ऑल्सो जनता दल। तो बिहार और आंध्र प्रदेश हो सकता है कि स्पेशल स्टेटस की डिमांड करें, जो कि बिहार 4 साल से कर भी रहा है। तो स्पेशल स्टेटस में क्या होता है, स्पेशल स्टेटस में जो स्टेट्स होती है उनके पास बेसिकली ये लेबल आ जाता है कि उनको ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम द सेंटर। मतलब अपनी वेलफेयर स्कीम्स या जो भी फ्रीबीज के उन्होंने वादे किए हैं उसको स्पेंड करने के लिए ज्यादा पैसे, ज्यादा शेयर ऑफ मनी उनको एलोकेट किया जाएगा बाय द सेंटर। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या हम
अफोर्ड कर सकते हैं? क्या बिहार और आंध्रा को हम स्पेशल स्टेटस भी दे दें तो क्या उसे बर्डन जो है सेंटर के ऊपर वो आएगा? तो बहुत लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स किए हैं कि जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रघुराम रा, रघुराम राजन, उन्होंने सजेस्ट किया था कि स्पेशल कैटेगरी जो है वो हमें नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसकी जगह हमें एडिशनल असिस्टेंस दे देनी चाहिए जो पुअरर स्टेट्स हैं उनको। तो कमिटी बिठाई गई थी जिसने प्रपोज किया कि जनरल मेथड ऑफ एलोकेटिंग फंड्स जो है फ्रॉम गवर्नमेंट, from the center, is based on both the state's development needs as well as the development performance. तो डेवलपमेंट नीड्स भी जरूरी है, डेवलपमेंट परफॉर्मेंस भी जरूरी है। तो कमेटी ने आइडेंटिफाई किया ओडिशा को एज द लीस्ट डेवलप्ड, इसके बाद बिहार एंड देन कम्स मध्य प्रदेश एंड फोर अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या हम ऐसे स्पेशल कैटेगरी दे सकते हैं बिहार और आंध्र प्रदेश को भी, जबकि कमिटी ने उड़ीसा को पहले आइडेंटिफाई किया है। पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? तो गडगिल फॉर्मूला आया था, उसके बेसिस पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है कि हिली टेरेन है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, शेयर ऑफ जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उस स्टेट की अलोंग द बॉर्डर एंड विद द नेबरिंग कंट्रीज। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो गडगिल फॉर्मूला के थ्रू आए थे। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 350, आर्टिकल 370 हटाने से पहले। तेलंगाना जो है उसको दिया गया है स्पेशल स्टेटस, बट आंध्र प्रदेश को नहीं दिया गया अभी। तो जो सेंटर है वो 90% ऑफ द फंड है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में प्रोवाइड करता है। तो स्पेशल स्टेटस स्टेट्स, बट जो अदर स्टेट्स हैं उसमें 60 से 75% पे करता है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स स्टेटस के साथ 90% सेंटर फंड करता है। अगर स्पेशल स्टेटस नहीं है, नॉर्मल कोई स्टेट है, तो 60 से 75% हम बोल सकते हैं कि स्पेंड करता है। अब बिहार की बात करते हैं तो बिहार 4 साल से हम देख रहे हैं कि डिमांड कर रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो क्यों डिमांड कर रहा है? तो कुछ कुछ उसके चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो नेचुरल कैलामिटी, फ्लड्स बहुत ज्यादा रिकरेंट है, कोसी जिसको सौर ऑफ बिहार भी हम बोलते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक लॉस सब होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, मतलब लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं, और बहुत सारी हम देख सकते हैं इंडस्ट्रीज हैं जो कि झारखंड में शिफ्ट कर गई हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इश्यूज हैं बिहार के अंदर। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई इनएडिक्वेट है, जितना चाहिए उतना नहीं है। एब्सेंस है सफिशिएंट रिसोर्सेज का फॉर एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से ऑफ फॉर इरिगेशन, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। तो इसलिए फंडिंग के लिए वो बोल सकते हैं कि ये स्पेशल स्टेटस चाहता है ताकि उसे फंड्स मिल पाए इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए और लॉन्ग स्टैंडिंग सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं उसको अचीव करने के लिए। बट अगर गडगिल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखते हैं बिहार क्या वो फुलफिल करता है क्राइटेरिया टू ग्रांट दी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया मीट करता है बट कुछ कुछ नहीं करता है, जैसे कि हिली टेरेन नहीं है, जियोग्राफिकली डिफिकल्ट एरिया नहीं है, जो कि प्राइमरी रीजन कंसिडर किया जाता है फॉर डिफिकल्टी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो रघुराम राजन कमेटी जो थे भाई, तो उन्होंने मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स का मेथड दिया था कि उसके बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए या नहीं चाहिए, जिसने बिहार को लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी में प्लेस किया 2013 के अंदर। देन नेक्स्ट, टैकलिंग इंडियाज ई वेस्ट चैलेंज।
तो ग्लोबल ई वेस्ट जनरेशन जो अभी है 2020 के अंदर, इट इज 62 बिलियन केजीज। 2030 तक 82 बिलियन केजीज तक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसमें मेटल्स आता है, प्लास्टिक आता है, दूसरे मटेरियल आते हैं जैसे मिनरल्स, ग्लास, कॉम्पोजिट मटेरियल सब आ जाता है। इसकी रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो वहां पे मेजर इशू क्रिएट होता है इंडिया के लिए, जैसा कि दूसरी कंट्रीज से हम कंपेयर कर रहे हैं टॉप 3 में, जिसमें यूएस आता है जो कि रिसाइकल करता है अपना 16% ऑफ ई वेस्ट। चाइना जो है वो 15% ऑफ ई वेस्ट को हम बोल सकते हैं रिसाइकिल करता है। बट इंडिया, इट रिसाइकल्स ओनली 1% ऑफ इट्स ई वेस्ट। तो सिर्फ 1% हम रिसाइकिल कर रहे हैं। तो इंडिया की जो मार्केट है फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट, it is estimated at $1,660 million in 2023। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जिनको 2013 में लाया गया। एंड वो कवर करता है 100 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो कि अपने एंड ऑफ लाइफ पे आ जाते हैं। तो टारगेट सेट किया है कि 70% ई वेस्ट कलेक्शन किया जाएगा इन द फाइनेंशियल ईयर 23 से 24, and then 80% in 2024 to 25। तो धीरे धीरे बढ़ने जा रहे हैं हम। पूरा जो सेक्टर है वेस्ट मैनेजमेंट का, ई वेस्ट मैनेजमेंट का, उसको फॉर्मलाइज करने की बात की जा रही है। और जो हजार्ड हैं हमारे इनफॉर्मल रिसाइकलिंग से रिलेटेड, उनको कम करने की बात की जा रही है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनहांस किया जाएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे में रिसाइकिल करने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, रिसाइकलर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको पोर्टल बनाया गया है बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वहां पे जाके रजिस्टर करना होगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ऑडिटेबल डेटाबेस हमारे पास आएगा और ट्रांसपेरेंसी को हम बढ़ा पाएंगे। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है ई वेस्ट को टैकल करने के लिए। इसके अलावा जियोग्राफिकल क्लस्टर्स हम बना सकते हैं, मतलब जहां पे इन डिवाइसेस को ज्यादातर डिस्कार्ड किया जाता है वहीं से ही हम इनको गैदर और डिसमेंटल करना शुरू करें, जिसकी वजह से रिसाइकलिंग प्रोसेस को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिसाइकलिंग सेंटर्स हो सकते हैं जो कि हमें हाई रिजल्ट दे रहे हैं रिसाइकलिंग के अंदर, तो उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं हम, उनको मैक्सिमाइज, उनकी वैल्यू ऑफ एक्सट्रैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। इसके अलावा रिपेयरिंग और लॉन्गेटिविटी जो है प्रोडक्ट्स की, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, जिसमें रिपेयर और मेकिंग, इन रिपेयरिंग को एनकरेज करना चाहिए और नए प्रोडक्ट्स को बनाना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो यूजर्स राइट टू रिपेयर, जिससे कि इन्वायरमेंटल बर्डन कम होगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, उसको लाने की हम बात करते हैं। तो ई वेस्ट में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स भी आ जाते हैं, ऐसे मेटल्स जैसे लेड, कैडमियम, मर्करी, निकल, जिनकी वजह से, जिनके सिर्फ कांटेक्ट में आने से भी सीरियस डिजीजेस हो सकती हैं। जैसे मर्करी, मर्करी के कांटेक्ट में आने के लिए कोई सेफ लिमिट नहीं है। आप थोड़ी सी भी अगर अमाउंट ऑफ मर्करी के कांटेक्ट में आते हैं तो मेनामाटा डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इंडिया में ई वेस्ट की वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1.6 मिलियन टन था 2021 से लेके 22 के अंदर, जिसमें मेजर 65 कंट्रीज जो हैं वो मोर देन 60% ऑफ टोटल ई वेस्ट जनरेट करती है। नेक्स्ट, health ministry reworks the protocol as country's TB elimination drive is plateaus। तो टीबी बर्डन जो है उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि हमारा टारगेट है टीबी को एलिमिनेट करने का बाय 2025। तो ICMR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने बेसिकली बात स्टार्ट की है कि जो हमारा मॉडल है उसके ऊपर वापस हमें देखना चाहिए एंड वापस उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए रीवर्क करना चाहिए, ताकि टीबी फ्री इनिशिएटिव जो है, जिससे हम एलिमिनेट करने की बात करते हैं डेथ को, डिजीज को, पॉवर्टी को, जो कि इस इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, उसको हम कम कैसे कर पाएंगे। इंडिया की बात करते हैं तो टीबी कंट्रोल एक्टिविटीज में मोर देन 50 ईयर्स से इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है।
बट उसके बाद भी ये जो डिजीज है इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो हम देख सकते हैं कि जो करंट मॉडल हमारा है वो उतना एफिशिएंट नहीं है शायद। टीबी जो है इट किल्स एन एस्टिमेटेड 4,80,000 इंडियंस एवरी ईयर, जो कि कितना बड़ा नंबर हो जाता है। ओवर 1,400 पेशेंट्स एवरी डे। एंड बहुत सारे केसेस जो हैं वो तो हमसे मिस ही हो जाते हैं। मतलब एक बार कोई चेकअप करवाने आया और फिर वापस वो ट्रीटमेंट लेने आया ही नहीं आगे। तो मिसिंग टीबी केसेस एनुअली वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं डेटाबेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पास। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर या तो अनडायग्नाइज्ड रह जाते हैं या फिर अनएडिक्वेटली डायग्नाइज्ड रह जाते हैं या फिर दे आर ट्रीटेड इन द प्राइवेट सेक्टर। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जो हमारे पास डेटा है उसकी बात अगर करें तो मोर देन 50 ईयर्स से इंडिया हैज बीन एंगेजिंग इन टीबी कंट्रोल एक्टिविटीज। इसलिए इम्पोर्टेंट है जो आईसीएमआर बात कर रहे हैं कि रीवर्क वी शुड रीवर्क ऑन द प्रोटोकॉल दैट वी आर वर्किंग ऑन फॉर टीबी एलिमिनेशन। देन यूएई गैस टर्मिनल स्टेक फॉर इंडिया। तो यहाँ पे बात हो रही है एडनॉक की, दैट इज अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन, जिन्होंने बेसिकली इंडिया को स्टेक ऑफर किया है अपने आने वाले एलपीजी एलएनजी लिक्विफिकेशन टर्मिनल पे। तो अल रुवाइस इंडस्ट्रियल सिटी है जहाँ पे एलएनजी प्रोजेक्ट को लेके आया जा रहा है। एंड टोटल कैपेसिटी इसकी 9.6 MMTPA होगी। तो ग्रोइंग पार्टनरशिप देखी जा रही है इंडिया और यूएई दोनों के बीच में। यूएई जो कि एक ओपेक मेंबर भी है। तो 55% ऑफ जो इंडिया की गैस रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करने से पूरी होती है, जो कि फर्टिलाइजर पावर और सिटी का गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड रिसेंट ईयर्स में भी इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है बाय 17.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो अब हो गया है हमारा 23.5 MMTPA, जो कि सिर्फ एक साल में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरसीज पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, जिसमें एडनॉक हम एक एग्जांपल देख सकते हैं जो कि इन बेसिकली डिपिक्ट कर रहा है इंडिया का ग्रोइंग एनर्जी सेक्टर एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए एक एग्जाम्पल हो जाता है। ADNOC is the only company to commit to India's crude oil reserve program। तो इंडिया का जो क्रूड ऑयल रिजर्व प्रोग्राम है वहां पे भी। तो ADNOC जिसके साथ IOC साइन करने वाली है लॉन्ग टर्म एलएनजी डील। 1 million metric tons per annum of clean fuel from ADNOC लिया जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है अमृतपाल असम से। इसके अलावा इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर से। दे हैव वॉन फ्रॉम द जेल। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। लोकसभा इलेक्शंस के अंदर इन दो लीडर्स को हमने देखा जो कि करंटली सीरियस चार्जेस के अंदर जेल में हैं और इलेक्शंस में ये जीत गए हैं। अमृतपाल सिंह इन असम और इंजीनियर रशीद इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अमृतपाल के केस में देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर वो जेल के अंदर है, जो कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। अलाउ करता है गवर्नमेंट को डिटेन एनी इंडिविजुअल फॉर अप टू 12 months विदाउट प्रेसिंग फॉर्मल चार्जेस। तो बिना फॉर्मल चार्जेस के भी 12 months तक आप किसी को भी डिटेन कर सकते हो अंडर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। देन राशिद जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर हैं एंड सीरियस चार्जेस फेस कर रहे हैं अंडर द यूएपीए एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि टेरर फंडिंग केस से लिंक्ड है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इन्होंने इलेक्शन विक्ट्री तो ले ली है बट आगे कैसे ये ओथ लेंगे, कैसे ये लॉ मेकर की ड्यूटीज पूरी करेंगे,
तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ज्यादातर केसेस में दिखाया जाता है कि जो जेल्ड लॉ मेकर्स होते हैं उनको टेम्परेरी पैरोल पे छोड़ दिया जाता है ताकि वो ओथ ले पाए। इलेक्शन विक्ट्री हुई है तो इसका मतलब अब उनकी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है इन पार्लियामेंटेरियंस के लिए कि वो अपनी ड्यूटी को पूरा करें, जिसमें टेकिंग ओथ तो सिर्फ पहला ही स्टेप है। तो दिखाया जा रहा है कि कुछ एग्जांपल्स दिखाए जा रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस 1977 के अंदर, जिनको इलेक्ट किया गया था फ्रॉम बिहार मुजफ्फरपुर सीट, तब वो जेल में थे ड्यूरिंग द इमरजेंसी, बट वो जीत गए थे इलेक्शन, जिसकी जिसकी वजह से उनको रिलीज किया गया था फ्रॉम द प्रिजन बिफोर टेकिंग द ओथ सेरेमनी, एंड देन ही वेंट एज अ मिनिस्टर इन मोरारजी देसाई's जनता गवर्नमेंट। इसके अलावा ड्यूटीज एज अ लॉ मेकर को फुलफिल करने के लिए दे विल बी अलाउड टू टेक ओथ इज नॉट एज सेम बीइंग रिलीज्ड ऑन बेल। तो ओथ तो सिर्फ एक दिन के लिए आपको पैरोल पे छोड़ा जाएगा, बट बेल लेना वो एक डिफरेंट प्रोसेस हो जाता है। स्पेशल पैरोल दिया जाता है एक दिन के लिए जिस दिन आपको ओथ लेनी है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अगर उनको बेल नहीं मिलती है तो कैसे आगे वी विल मूव फॉरवर्ड। तो आर्टिकल 101 सब क्लॉज 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हमें बताता है कि कोई भी एमपी अगर अपने स्टेट में एब्सेंट है बेसिकली फॉर ओवर 60 days from the meetings without permission, then her seat would be declared vacant. So, for attending a parliamentary session or to cast a vote in the house, the lawmaker will have to move court for permission. तो कोर्ट के पास जाना होगा। इसके अलावा अगर कन्विक्टेड है या sentenced है for 2 or more years, then he or she will lead to disqualification from the parliament. तो कन्विक्टेड भी नहीं है ये दोनों अभी एंड सेंटेंस्ड भी नहीं है, इस वजह से क्वेश्चन डाइसी हो जाता है कि आगे क्या किया जाएगा। Then with bad news from Cassini, is dark matter main rival theory dead? तो यहाँ पे बात हो रही है कैसिनी हाइगन्स की, जिसको हम कैसिनी बोलते हैं। बेसिकली स्पेस रिसर्च मिशन है बाय नासा, ईएसए दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एंड बाय इटालियन स्पेस एजेंसी, जिससे कि एक स्पेस प्रोब को भेजा जाएगा ताकि सैटर्न और उसका जो ओवरऑल सिस्टम है उस प्लैनेट के सिस्टम को स्टडी किया जा सके। उसकी जो रिंग्स है, नेचुरल सैटेलाइट है, उनको स्टडी करने के लिए ये मिशन है। तो फ्लैगशिप क्लास रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जो कि बेसिकली लैंड हुआ है सैटर्न के लार्जेस्ट मून टाइटन के ऊपर। तो यहाँ पे बात हो रही है मॉन्ड की। तो मॉन्ड क्या है? मॉन्ड है मिलग्रोमियन डायनामिक्स। मिलग्रो मिलग्रोमियन डायनामिक्स की अगर बात करते हैं तो मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स या पोस्टुलेट्स हम बोल सकते हैं जो कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटी और मोशन आया था वहां पे डिस्क्राइब किया गया है, विच शुड बी चेंज्ड इन रेजिम्स ऑफ वेरी लो एक्सेलरेशन। तो वेरी लो एक्सेलरेशन के बारे में जो वो डिफाइन करते हैं पोस्टुलेट्स, उनको चेंज करने की यहाँ पे बात हो रही है। मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनेमिक्स जो है मॉन्ड, वो एक ऐसी थ्योरी है जो कि प्रपोज करता है मॉडिफिकेशन न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर, जिसमें आफ्टर ऑब्जर्विंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैलेक्सी। तो स्पेशल मेन पोस्टुलेट जो मॉन्ड का है वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रेविटी जो है वो डिफरेंटली बिहेव करने लगती है to what Newton expected when it becomes very weak or at the edges of the galaxies। तो जब वीक कंडीशंस होती हैं, काफी ज्यादा वीक मोशन होता है, वीक वीक एक्सेलरेशन होता है, तो बोला जा रहा है जैसा कि न्यूटन ने प्रिडिक्ट किया था कि ग्रेविटी बिहेव करेगी, वैसा बिहेव नहीं करती है, वो और भी ज्यादा वीक हो जाती है। जैसे कि गैलेक्सी का रोटेशन कर्व जो होता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। लैम्डा सीडीएम मॉडल
वो बेसिकली उसके थ्रू यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस की गई हैं। एंड ये सिर्फ मॉन्ड जो है बिहेवियर ऑफ ग्रेविटी के बारे में ही बात नहीं करता है लो एक्सेलरेशन पे, बट जो डिस्टेंस है वो भी स्पेसिफाइड नहीं है किसी ऑब्जेक्ट से। तो एक्सेलरेशन और डिस्टेंस रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ ग्रेविटी। सो बैड न्यूज क्या है यहाँ पे कैसिनी के लिए? कैसिनी मिशन ने यहाँ पे दिखाया गया कि लैंड हुआ टाइटन के ऊपर एंड ऑर्बिट किया उसने सैटर्न को 2004 से लेके 2017 के बीच में। एंड सैटर्न जो है वो ऑर्बिट करता है सन को एट 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो ग्रेविटी जो है रेस्ट ऑफ द गैलेक्सी की, इट शुड कॉज सैटर्न्स ऑर्बिट टू डेविएट फ्रॉम द न्यूटोनियन एक्सपेक्टेशन। तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी की यहाँ पे बात हो रही है कि जिस जिस स्टेज पे सैटर्न लोकेटेड है, सैटर्न का ऑर्बिट है फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम मून, तो न्यूटन के लॉज के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो उसको थोड़ा टिल्टेड होना चाहिए, डेविएटेड होना चाहिए, बट वो नहीं है। दिस कैन बी टेस्टेड बाय टाइमिंग रेडियो पल्सेस बिटवीन अर्थ एंड कैसिनी। तो रेडियो पल्सेस के थ्रू भी इसको स्टडी किया गया है। तो कैसिनी है डिड नॉट फाइंड एनी एनोमली of the kind expected in Mond. Cassini was orbiting the Saturn, जिसने हेल्प किया मेजर करने के लिए अर्थ और सैटर्न के बीच में एक्यूरेट डिस्टेंस एंड अलाउ किया, जिससे हम सैटर्न के ऑर्बिट को प्रिसाइसली ट्रैक कर पा रहे हैं। तो मॉन्ड ने बेसिकली जो थ्योरी दी कि लो एक्सेलरेशन पे जो ग्रेविटी है वो डिफरेंटली एक्ट करती है, मोशन जो है डिफरेंटली एक्ट करता है, तो वो कैसिनी को कोई भी प्रूफ उसका नहीं मिला। एंड जो न्यूटन का लॉ है वो अभी भी हम बोल सकते हैं एप्लीकेबल है सैटर्न के लिए। तो मॉन्ड ने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसे जो स्टार्स होते हैं दे शुड ऑर्बिट अराउंड ईच अदर 20 टाइम्स फास्टर, जितना न्यूटन के लॉज ने एक्सपेक्ट किया था, बट वैसा वो वेरीफाई नहीं कर पाए कैसिनी के द्वारा भी। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो बैड न्यूज है कैसिनी के लिए। तो मॉन्ड, कैसिनी एंड सैटर्न, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड जो मॉड का प्रिडिक्टिंग मॉडल था कि न्यूटन ने जैसे एक्सपेक्ट किया है वैसा ग्रेविटी बिहेव नहीं करती है, बल्कि लोअर एक्सेलरेशन पे वीकन हो जाती है ग्रेविटी और भी ज्यादा, तो वो कैसिनी मिशन के द्वारा वो वेरीफाई नहीं कर पाए। मेजर हाईलाइट यही है। देन नेक्स्ट, ग्लोबल प्रोजेक्ट पेंट्स एविडेंस ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया। तो पेंट्स, तो यहाँ पे बात हो रही है आर्ट और टेक्नोलॉजी को यूज करने की, जिससे हम विजुअलाइज कर रहे हैं हेल्थ रिस्क क्या क्या है एयर पोल्यूशन के, इंडिया के अंदर ही नहीं सिर्फ, बल्कि इथियोपिया के अंदर भी, यूके के अंदर भी। तो यहाँ पे बात हो रही है प्रोजेक्ट की। तो इस प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है, बेसिकली रिसर्च की जा रही है बाय यूजिंग डिजिटल लाइट पेंटिंग, जिससे विजुअलाइज किया जाएगा कि एयर पोल्यूशन कितना है। तो सिटीज जैसे कि दिल्ली हो गया इंडिया के अंदर, इनमें पार्टिकुलेट मैटर पीएम मैटर जो है वो 5 टाइम्स हायर था देन द रूरल एरियाज, इफ वी कंपेयर इट टू देयर। तो हेल्थ इम्पैक्ट जो है वो भी सीरियस हो जाते हैं, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर। तो ये फाइंडिंग्स थी जो पब्लिश की गई नेचर कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरमेंट पब्लिकेशन के द्वारा। एंड यहाँ पे विजुअल मेथड यूज किया गया है, जो पेंटिंग की बात हो रही है, मतलब एक यूनिक टेक्निक है जिसका यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है, एलईडी लाइट एरे टेक्निक, जिसने बेसिकली रियल टाइम में PM2.5 की जो रीडिंग्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी चेंज होती जाती है। तो प्रोजेक्ट ने बेसिकली हमको दिखाया है कि कितना वेरी करता है, जैसे कि बायोमास स्टोव यूज किए जाते हैं इथियोपिया के अंदर, जो कि वहां पे मेजर प्रॉब्लम बन जाता है। एंड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम बोल सकते हैं कि एक क्रिटिकल स्टेप था ये, क्योंकि विजुअली आपको दिख रहा है कि कितना ज्यादा पोल्यूशन है। द नेक्स्ट, इंडियाज बिगेस्ट इवन ऑन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। तो मेजर सेक्टर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर बायोफ्यूल, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट,
तो बायोफ्यूल के अंदर आ जाता है बायोडीजल, एथेनॉल, मिथेनॉल, बायोगैस, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, बायोमास, देन हाइड्रोजन और सिंथेटिक गैस जैसे गैसियस फ्यूल्स भी, जिसके लिए टेक्नोलॉजी और एलिड इंडस्ट्रीज में इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्रीनोवेशन 2024 डिफरेंट इवेंट्स हैं इसके अंदर, एक्सपो के अंदर। रूफटॉप सोलर एक्सपो, जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा बिजनेसेस को, ताकि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एक ही जगह पे वो अपनी टेक्नोलॉजी शोकेस कर पाएंगे एंड आगे बढ़ पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज। बात करते हैं सपोर्टर्स की, तो इसमें गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन आ जाता है, एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया, दिल्ली मेट्रो का सपोर्ट आ जाता है। Then slight dip in the number of women in Lok Sabha is well under proposed 33% of quota. तो पार्टी वाइज अगर वुमेन एमपीज की बात करते हैं तो बीजेपी के अंदर 31% है, कांग्रेस के अंदर 13% है, देन डिक्रीज होता जा रहा है नंबर, टीएमसी के अंदर 11, एसपी के अंदर 5। टोटल की बात करते हैं तो 74 एमपीज हैं लोकसभा के अंदर। तो इंडिया जो है उसने इलेक्ट किया था 74 एमपीज टू लोकसभा दिस ईयर, विच वर फ्यूअर इफ यू कंपेयर टू 2019। 2019 में 52 मोर देन इन इंडियाज फर्स्ट इलेक्शंस। तो 74 women जो हैं दे जस्ट मेक 13% ऑफ द इलेक्टेड स्ट्रेंथ लोअर हाउस के अंदर, बल्कि रिजर्वेशन 33% की दिया गया है। तो अंडर अचीव टारगेट है हमारा यहाँ पे। हम देख रहे हैं यहाँ पे लोकसभा जो है जेंडर कॉम्पोजिशन जो है, जेंडर ट्रेंड्स की तरफ उसने दिखाया है कि इंक्रीज हुई है वुमेन की पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन, बट प्रोग्रेस जो है वो स्लो है एंड लीनियर नहीं हो सकता है। तो 1952 women जो है दे मेड अप जस्ट 4.41% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस। तो 4% से हम 13% पे तो आ गए हैं, बट हमें 33% तक भी जाना है। जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ, मोर देन 6% हुआ इन द इलेक्शंस जो बाद में हेल्ड हुए, देन वापस 4% हो गया 1971 में, जब आयरॉनिकल है क्योंकि तभी इंदिरा गांधी जी जो हैं इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर, उनके टर्म के अंदर हम देख रहे हैं कि वापस डिप हो गया था वुमेन का नंबर। तो वुमेन एमपीज विद एन एवरेज एज ऑफ 50 इयर्स आर आल्सो यंगर, जबकि ओवरऑल एज जो है पूरे हाउस की 56 है, एडुकेटेड है, एंड 78% ऑफ द वुमेन जो पार्टिसिपेट कर रही हैं दे हैव कंप्लीटेड देयर अंडर ग्रेजुएशन। तो हम देख सकते हैं एडुकेटेड भी हैं एंड यंग भी हैं, तो एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकती हैं टुवर्ड्स देयर कंट्री। एंड पूरा ट्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं तो लगभग इंक्रीज हुआ है, पर 2019 के अंदर 14% कॉन्स्टिट्यूट करती थी एंड अभी 13.63% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो अगर यूपीए गवर्नमेंट की बात करते हैं, एनडीए गवर्नमेंट की, तो डिप हुआ है सेकंड थर्ड टर्म में। देन लास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट रिस्क्स and the fines that will be allocated for eurozone banks। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने वॉर्न किया है बेसिकली 20 बैंक्स को कि उनको फाइन किया जाएगा अगर वो अपने क्लाइमेट रिस्क की शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस नहीं करेंगे। तो ईसीबी बोर्ड मेंबर ने ये दिया है, ये इशू स्टार्ट किया है, जिसमें कुछ कुछ बैंक्स हैं जिनकी जो डेडलाइन थी उनको वो अचीव नहीं कर पाए।
तो पेनल्टी पे करनी होगी उनको हर रोज फॉर द शॉर्टकमिंग्स जो कि अनरिजॉल्व्ड रह रही हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है ताकि क्लाइमेट रिस्क को एड्रेस किया जा सके। एंड सेंट्रल बैंक ने बेसिकली गाइडलाइंस रिलीज की हैं बैंक्स के लिए, जिससे आइडेंटिफाई और मैनेज कर पाए क्लाइमेट और एनवायरमेंटल रिस्क को। जो फाइन है हर रोज जो कि पे करना होगा, इट कुड अमाउंट टू 5% ऑफ द डेली एवरेज रेवेन्यू। तो हम देख सकते हैं 5% तक जा सकता है वो। तो हम बोल सकते हैं कि इससे सीरियसनेस को बढ़ाने की भी बात हो रही है for the banks that are located in Eurozone. So we have completed the newspaper for today. It was a very fruitful session. Thank you so much for joining everyone. Please keep watching and keep learning. Thank you.